हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिंदी चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है बातचीत। और साथियों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के जो लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट जी, उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो लेखक का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान कहाँ था और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट आपका है, जिसका शीर्षक है बातचीत, इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा, इसके लेखक आपके हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन साथियों? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब? तो जन्म हुआ था 1844 में 23 जून को, और मृत्यु इनकी जो निधन हुई थी वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। तथा इनका निवास स्थान की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? तो इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। जन्म कब हुआ था तो याद रखेंगे 23 जून 1844 को। मृत्यु कब हुई इनकी? तो 20 जुलाई 1914 को। याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी है जो दोस्तों, वो जन्म तिथि बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। क्लियर? और मृत्यु भी पूछा जाता है कि इनका निधन भी जो हुआ था वो कब हुआ था, इनका संबंध किस स्थान से, तो ये भी आपसे पूछे जाते हैं। अब बोलिएगा कि सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो सब जितने भी लेखक हैं उनके जन्म और मृत्यु को कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक चार्ट बना लीजिएगा। चार्ट बनाकर उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ अपना ट्रिक्स दिमाग लगा कर अपने से ट्रिक बनाइएगा। जब आप अपने से ट्रिक बनाएंगे ना, देखिए बहुत सारे टीचर्स आपको ट्रिक सिखा देंगे, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने से आप ट्रिक्स को अपने से बनाना सीखिए। जब आप ट्रिक को अपने से बनाकर लिखेंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे, मतलब आपको याद रहेगा। क्लियर? तो याद रखिए, क्योंकि ट्रिक याद करना उतना आसान नहीं होता है। ट्रिक थोड़ा सा भी भूले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए इनके माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम था जो पार्वती देवी, और पिता जो थे बेनी प्रसाद भट्ट। तो अभी तक आपने इतना पढ़ा कि जो बातचीत चैप्टर्स है उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, मृत्यु हुआ 20 जुलाई 1914 को। और इनका निवास स्थान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी जो थे वो व्यापारी थे और माता जो थी वो सुसंस्कृत महिला थी। और पिताजी जो बेनी प्रसाद भट्ट जी जो थे वो एक व्यापारी थे दोस्तों। क्या थे? तो वो एक व्यापारी थे, याद रखिएगा। और जो इनकी माता थी, इनकी माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। अगर हम लोग बात कर लें अपने जीवन के बारे में भी, तो आप एक खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन में भी माता का जो होता है अहम रोल होता है हमारी पढ़ाई में। माता जी जो होती हैं वही बच्चे को डांट कर फटकार कर पढ़ाने का क्या करती हैं, उत्तेजित करती हैं, पढ़ाने के लिए क्यूरियस बनाती हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे जीवन में भी मेरी माता जी का बहुत ज़्यादा योगदान है दोस्तों पढ़ाई लिखाई में। मतलब माताओं का जो रहता है बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन में भी इनकी माता जी का जो था पढ़ाई के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब इनकी माता जी ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा को जागृत किए थे, जगाए थे, ठीक है, पढ़ने के लिए प्रेरित किए थे। कौन? तो माता जी। पिताजी क्या थे? तो व्यापारी थे। माता जो जी थी वो हाउसवाइफ थी, सुसंस्कृत महिला थी, और इन्होंने ही इनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था। इनका जो शिक्षा जो हुआ था दोस्तों, इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया था वो इन्होंने कहां से ग्रहण किया था तो प्रारंभ में संस्कृत का इन्होंने अध्ययन किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। कब इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? प्रयाग के मिशन स्कूल में। इनका संबंध मैंने बताया ना इलाहाबाद से है, इलाहाबाद प्रयाग, याद आ गया आपको? तो ये 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस की क्या दी तो परीक्षा दी थी। और इनकी जो वृत्तियां हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन किया। क्या किया? अध्यापन का कार्य किया। फिर उसके बाद 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, ठीक है, इन्होंने संस्कृत का भी अध्यापन किया। और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। इनका जो स्वभाव था वो स्वभाव से बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे तो उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण इनको नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनका जो शिक्षा जो हुआ था प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत पढ़ना मतलब शुरू किया था, और उसके बाद इन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में भी एंट्रेंस की परीक्षा दी थी।
थी। फिर उसके बाद देखिए 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी, 1869 से 75 तक दोस्तों, ठीक है, प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया, क्लियर। फिर उसके बाद प्रयाग के CAV स्कूल में भी इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्लियर। तो इस तरह से ये जो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बेसिक कुछ जानकारी है। अब देखिए लेखक का परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको पूरे डिटेल्स के साथ जो आपका बुक है उसी के आधार पे पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी का मतलब पूरा का पूरा जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसी को मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो ध्यानपूर्वक आप सारे टर्म्स को समझिएगा, क्या क्या टर्म्स कहता है, मैं सारे टर्म्स को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, क्लियर, सारे चीजों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये बालकृष्ण भट्ट जी, क्लियर है दोस्तों, ये बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, इनका जन्म के बारे में मैंने आपको बतला दिया, हम लोग वृत्ति तक मतलब इनके बारे में जान गए। देखिए विशेष परिस्थिति भी इनके जीवन में आया, क्या हुआ था कि पिताजी का जो हुआ निधन हो गया, पिताजी के निधन के बाद घर का जो मतलब पैतृक जो व्यापार था, पैतृक जो संपत्ति थी, व्यापार था, उसका इन्होंने क्या किया, संभालने लगे, ये संभालने लगे। और तो उसके कारण क्या हुआ, घर में गृह कलह मतलब घर में कलह होना शुरू हो गया, जिसके कारण इन्होंने पैतृक घर को मतलब अपने पिताजी को घर छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद वो मतलब क्या किए, आर्थिक संकट से जूझने लगे। सिंपल सी बात है ना, अगर हम लोग भी अगर अपने घर को अभी के टाइम में अगर छोड़ दें तो सबसे बड़ा संकट हमारे समय क्या आएगा, तो सबसे बड़ा संकट जो हमारे सामने आएगा वो हमारे लिए आर्थिक संकट ही आएगा, मतलब पैसे की कमी हमें सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर इन्होंने हार नहीं माना, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। फिर कहता है देखिए रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1867 में हिंदी में प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो बस इतना ध्यान रखिए कि प्रदीप नामक जो मासिक पत्र है वो किनके द्वारा निकाला गया था, तो वो ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा निकाला गया था। कब दोस्तों, तो यहाँ पर ईस्वी आपका दिया गया है कि 1877 ईस्वी में, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये संपादन करने वाले आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कब किया, तो 1877 ईस्वी में किया, क्लियर ना। और इसमें 33 वर्षों तक चलाते रहे, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। नियमित रूप से समीक्षा की, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, अच्छा व्यवहार न होने के कारण वहां से भी इनको भगा दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के स्वयं जो संयोगिता स्वयंवर जो इनके द्वारा लिखा गया है इसकी आलोचना इन्होंने बहुत ज्यादा की। और ये जो आपके यहाँ पे आप आगे पढ़िएगा, रामविलास शर्मा द्वारा इनको मतलब आलोचक के रूप में भी देखा गया है, उन्होंने इनके ऊपर कुछ कहा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, चैप्टर शुरू होने से पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो बात आती है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो है साथियों वो रचना ही तो पूछा जाता है लेखक से रिलेटेड कि इस लेखक की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो उपन्यास में अगर बात कर ले हम लोग तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये सब जो इनकी है जो प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान एक गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो इसमें से कुछ आप लोग याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचयिता कौन है, नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा के रचयिता कौन है। तो ये सब नाटक में भी इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखा, जैसे पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर आप कह सकते हैं, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास। तो ये सब इनके द्वारा क्या किया गया, नाटक का रचना। प्रहसन भी इन्होंने लिखा, जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन, नई रोशनी का विष, आचार विनम्बन आदि, ये सब इनके क्या थे, तो प्रहसन थे। साथ ही साथ इन्होंने निबंध भी लिखा दोस्तों, 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, और भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित भी इन्होंने किया। मतलब निबंध लिखने में क्या थे, तो परिपूर्ण थे, निबंध की रचना इन्होंने बहुत ज्यादा करी है, क्लियर। तो याद रखिएगा, देखिए 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा है, जिसमें से जो आपका ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बातचीत, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो निबंध ही है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया था, इसकी मैं बात कर लूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर एक कहा गया है आपसे भारतेंदु युग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये एक शब्द आया है भारतेंदु युग। तो देखिए भारतेंदु युग किसे कहा जाता है, 1868 से लेकर दोस्तों 1868 से लेकर 1900 तक का जो पीरियड था, टाइम पीरियड, इसके दरमियान जो भी रचनाएं की गई इसको भारतेंदु युग का नाम दिया गया, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हुआ, 1900 से लेकर 1922 तक जितनी रचनाएं हुई वो सबको द्विवेदी युग लिया गया। फिर 1922 से लेकर 1938 तक का जो टाइम पीरियड रहा दोस्तों, इसको छायावादी युग के नाम से जाना गया। तो 1868 से 1900, और देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, 44 में, और निधन 1914 में। मतलब इन्होंने जितनी भी रचनाएं ज्यादा से ज्यादा करी वो भारतेंदु युग के टाइम में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी है। क्लियर, तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए वालों हम लोग आते हैं इनके थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और नायक रचनाकारों में एक हैं। वे भारतेंदु युग, देखिए समझ में आ गया, भारतेंदु युग कब से कब का टाइम, तो 1868 से लेकर 1900 तक का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, उसी को कहा गया भारतेंदु युग। क्लियर, और के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया है। मतलब कि वो भारतेंदु युग के क्या हैं, तो प्रसिद्ध जो है क्या है, तो निबंधकार हैं, रचनाकार हैं। क्लियर, भारतेंदु युग के। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी का संबंध किस युग से है, तो भारतेंदु युग से है। क्लियर, तो ऐसे पूछेगा प्रश्न। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उसी काल के थे। प्रताप नारायण मिश्र की भी बात करें तो ये भी भारतेंदु युग के थे। प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। मतलब ये सब किस टाइम के हैं, तो सब जो है वो भारतेंदु युग के क्या है, तो रचनाकार हैं। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ मतलब लंबे समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। मतलब कि सुदृढ़ के साथ, मतलब दृढ़ निष्ठा के साथ सबसे ज्यादा जो उन्होंने मतलब लेखन कार्य किया, साहित्य का सेवा किया, तो वो कौन थे आपके, तो बालकृष्ण भट्ट जी। देखिए ऐसे ही लेखक का तो मतलब क्या आता है, आपको पढ़ने के लिए मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करा है, जिससे कि आप क्या हो, प्रेरित हो सकें और आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकें। बात आती है भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ था, तथा आगे के द्विवेदी युग का टाइम अभी मैंने बताया कि 1900 से लेकर 1922 का जो टाइम पीरियड था उसी को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। तो मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है दोस्तों। अब बात यहाँ पे बात की जा रही है साहित्य के बारे में बतलाया जा रहा है। देखिए हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं आप, तो आखिरकार साहित्य हम लोग जीवन में पढ़ते क्यों हैं, साहित्य से क्या फायदा होता है, ना तो ये कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ। हाँ, जितने जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़े तो बिहार बोर्ड के जैसे बिहार के लिए जितने भी एग्जामिनेशन जैसे बिहार पुलिस वगैरह, तो उसमें इसका इंपॉर्टेंस है, उसमें आपके इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी से प्रश्न जो आते हैं वो सब इसी से आते हैं, इन्हीं सब चैप्टर से आते हैं प्रश्न आपके। तो बात की ज़्यादातर लेखक परिचय से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो थे साहित्य जो होता है दोस्तों, साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। मतलब सोच लिए, विलास कर लिए, मतलब मनोरंजन की वस्तु नहीं है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान भी जो होता है प्रखर होता है। देखिए कहने का मतलब हुआ यहाँ पे अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है। ठीक है, उपादान है जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। मतलब बालकृष्ण भट्ट के बारे में बतलाया जा रहा है कि साहित्य लेखन में इनको अग्रणी माना गया है। भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में इन्होंने एक अपना अमिट छाप छोड़ा है। भारतेंदु युग में इन्होंने रचना करने के रूप में, निबंध लिखने के रूप में, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आधुनिक हिंदी नवजागरण, देखिए नवजागरण टाइम भी उसी को कहा जाता है जब मतलब 1868 से लेकर 1900 का जो टाइम पीरियड चल रहा था उसी को कहा जाता है हिंदी का नवजागरण युग कहा जा रहा है। इसी टाइम में हिंदी का क्या हुआ था, तो ज़्यादातर मतलब ये सब लेख उख का ज़्यादातर
स्टार्टिंग हुआ था। क्लियर। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। मतलब देखिए सिंपल सा इसका मैं पूरा का पूरा आपको स्मरण मतलब सार बता दूं तो सार यही है इसका दोस्तों कि जो भारतेंदु युग के टाइम था, भारतेंदु युग के टाइम में बाल कृष्ण भट्ट ने निबंध और रचनाकर में अपनी एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है लेखन में और रचना करने में। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, निबंध लिखने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वो गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार आपके कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल बातचीत और अभिव्यक्ति से मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलवर मतलब कि सब मतलब पूरा का पूरा शरीर बन जाता था उनकी भाषा और कला। और वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष के दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। कहने का मतलब कि जैसे आज़ादी दिलाने में हम लोग कहेंगे केवल महात्मा गांधी का योगदान था, ऐसा नहीं था। ये जो लेखक जो भी लोग तो होते थे ना, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे ऐसे पंक्तियां लिखते थे, ऐसी ऐसी बातों को लिखते थे जिससे कि एक आदमी में क्या होता था, अलग ही एनर्जी आता था। ठीक है, लोगों में क्या होता था तो एक अलग टाइप का ही एनर्जी आता था। तो लेखकों का भी क्या था, बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। और सिंपल सा आपको पता है ना, ये जो भारतेंदु युग रहा, मैंने आपको बताया ना 1800 से लेकर 1868 से लेकर 1900 का टाइम पीरियड है। और इस टाइम में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी। और उस समय हमारे यहाँ 1857 के बाद ही तो बिगुल बज चुका था। किस चीज का? तो ये आज़ादी का, स्वतंत्रता के लिए बिगुल बज चुका था। तो समझ आइए इस टाइम पीरियड में इनकी जो मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने संघर्ष किया। किस चीज़ के लिए? स्वाधीनता संघर्ष में भी इनका दौर था जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से भी टकराव और संघर्ष जागरूक गद्य लेखक की क्या थी तो एक नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी में प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सुद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, इन सभी पर उन्होंने निबंध लिखा है। अंधविश्वास उन्होंने खूब लिखा है। विविध मनोभावों और भाषा, देखिए भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा है। व्यक्तित्व और व्यंजक, आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में? एडिशन और स्टील की श्रेणी में उनको क्या किया है तो रखा है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत जो शीर्षक है दोस्तों, इस निबंध में उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों का सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। जब हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे तब हमें बालकृष्ण भट्ट के बारे में जितनी बातें अभी हम लोगों ने जानी, ये सब आपको उसमें साफ साफ झलक जाएगा। साफ साफ क्या होगा तो झलक जाएगा। देखिए ये रामविलास शर्मा जी द्वारा, मैंने अभी आपको बताया था कि इनको आलोचक के रूप में देखा गया है। तो देखिए रामविलास शर्मा जी ने बालकृष्ण भट्ट को दोस्तों आलोचक के रूप में कहा है। इन्होंने कहा है कि जो उनकी वास्तविकता प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी का आलोचनकर्ता कहने से भी कहीं कतराना नहीं चाहिए। मतलब इनको क्या कहते हैं तो हिंदी के आलोचना का जन्मदाता इनको कहते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पे आप देखिए, ध्यान रखिएगा। एक जो यहाँ पे पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, और वो पॉइंट ये है कि आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि संयोगिता स्वयंवर, यहाँ पर देखिए संयोगिता स्वयंवर जो लिखी गई है वो किन के द्वारा, किन की रचना है। तो आपको लगा कि हमने बालकृष्ण भट्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है तो बालकृष्ण भट्ट जी का होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचना किया गया है। क्लियर। तो संयोगिता स्वयंवर जिसकी आलोचना किन्होंने किया था तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। तो ये तो हमारा लेखक परिचय था दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट बातचीत के लेखक
बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जाना और हमने यही जाना कि ये जो थे भारतेंदु युग के बहुत ही आपके क्या थे तो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में, इन सभी बातों को हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो चैप्टर आपका बातचीत है, शीर्षक बातचीत है, तो बातचीत चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि आपके जितने भी मित्र हैं वो सब लोग देख सकें, और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।